नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का। कैंसर नाम डराता है, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि एक दौर में टीबी का नाम सुनते ही मरीज सहम जाया करते थे, मगर अब टीबी के आम बीमारी टीबी बनकर रह गई है। हालांकि कैंसर के नाम पर खौफ अभी भी कायम है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर बीमारी की तरह कैंसर का इलाज संभव है। वक्त पर अगर पता चल जाए तो फिर कैंसर को मात दी जा सकती है, उसका इलाज आसानी से हो सकता है। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कैंसर को मात देकर फिर से अपने जीवन की शुरुआत की है। असल में कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, जिनमें चौथी स्टेज के कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सही देखभाल और डॉक्टर्स की निगरानी में रहने से चौथी स्टेज में कैंसर को मात दी जा सकती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम आखिर इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं। असल में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा यह किया है कि उनकी पत्नी चौथे स्टेज के कैंसर को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिद्धू ने दावा यह किया है कि उनकी पत्नी ने घरेलू नुस्खों से कैंसर को मात दी है। और इतना ही नहीं, सिद्धू ने अपनी पत्नी की पूरी दिनचर्या और उनका डाइट प्लान भी शेयर किया। यह सच है कि सिद्धू के इस तरह की जानकारी शेयर करने से कैंसर मरीजों को इस बीमारी से लड़ने में जरूर हिम्मत और हौसला मिला होगा, लेकिन डॉक्टर्स को सिद्धू का ये दावा कुछ रास नहीं आ रहा है। देश में जाने माने कई कैंसर सर्जन्स हैं जिनका ये मानना है कि घरेलू नुस्खों से चौथी स्टेज का कैंसर ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी क्लिनिकल डेटा सामने नहीं आया है। डॉक्टर्स ने सवाल उठाए हैं कि सिद्धू ने अपने दावे को लेकर कुछ प्रमाण नहीं दिए। ऐसे में देश के जाने माने कई कैंसर सर्जन्स ने लोगों से भ्रमित न होने की सलाह उनको दी है और साथ ही साथ कैंसर से जूझ रहे मरीजों को घरेलू नुस्खों को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की हिदायत दी है। सिद्धू के दावों के बाद लोगों के मन में भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर्स होंगे, आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद होंगे। तो डॉक्टर से हम जानेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो दावे हैं कैंसर को ठीक करने के, उनकी हकीकत क्या है। आयुर्वेदाचार्य से भी हम समझेंगे कि क्या ऐसा संभव है या नहीं, और क्या इनकी जुगलबंदी कहीं ना कहीं किसी मरीज के लिए दवा का काम कर सकती है या नहीं। एलोपैथी और आयुर्वेद की इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या दावे कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया,
6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व। तो ये आपने सुना, उन्होंने दिनचर्या भी शेयर की। हम आपको आगे भी सुनवाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बात आपने सुन ली। बातों से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या सिद्धू के दावे पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है? कैंसर को लेकर जो उन्होंने दावे किए हैं, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? सवाल यह भी कि क्या घरेलू नुस्खों से कैंसर की चौथी स्टेज को हराना संभव होगा, जैसा कि दावा वो कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या आज की तारीख में केवल और केवल आयुर्वेद से कैंसर का इलाज संभव है, और क्या खान पान में बदलाव से कैंसर को ठीक किया जा सकता है या फिर उसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या सिद्धू की पत्नी के मामले में एलोपैथ के साथ आयुर्वेद ने भी अपना कमाल किया, यानी कि इनकी जो जुगलबंदी है वो रंग लाई है? सवाल यह भी कि अगर कैंसर का एलोपैथ इलाज चल रहा है तो उसके साथ में आयुर्वेद दवाइयां क्या खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती? दावा सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि जो उन्होंने किया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, वो ये है कि कैंसर के इलाज को लेकर कहीं ये भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच्चाई इसमें कितनी है? और आखिर में ये भी बात हम करेंगे कि उनकी पत्नी के कैंसर के इलाज पर सिद्धू ने क्या मीडिया में आकर आधी अधूरी सच्चाई दी है। इन तमाम सवालों पर जानकारी लेंगे और पूरी सच्चाई क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य रामगोपाल दीक्षित हैं, फाउंडर हैं आरोग्य पीठ से। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन भी हैं, डायरेक्टर है धर्मशिला कैंसर अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है IMA के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिनव भी जुड़ चुके हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मणिपाल अस्पताल से। शुरुआत हम आचार्य रामगोपाल आप ही से करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो दावे कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के कैंसर को लेकर, वो भी स्टेज 4 की अगर बात की जाए, पहला सवाल ये, क्या आयुर्वेद में इलाज है और क्या अकेले अपने दम पर आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। आपने बहुत महत्व की बात की है, और जिस प्रकार का सिद्धू जी ने अपना दावा किया है, मैंने खुद अनेक सारे ऐसे केसेस को देखा है जिसमें आयुर्वेद के कारण ही कैंसर का 4th स्टेज का कैंसर रिवर्स हुआ है। और मैं केवल यहां बोल रहा हूं ऐसा नहीं, 4 लोगों की स्टडी नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद कहता है इम्बैलेंसिंग डिसईज क्रिएट करती है, और जब डिसईज को ठीक करना है तो बैलेंस कर दो। बात पित्त कफ 3 की बात करता है और 7 धातुओं की बात करता है, और आयुर्वेद की डेफिनेशन अपने आप में इसमें उत्तर देती है। आयुर्वेद कहता है समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विद्यते। मन में अगर कहीं उठापटक आ जाए तो ऐसी बीमारी आती हैं, और धातुओं के अंदर अगर कुछ चेंज आ जाए तो ऐसी बीमारी आती हैं। अग्नि, रस, रक्त, ये सारी जो धातुएं हैं, इनके अंदर अगर अंतर आ जाए तो बीमारी आती है। मैं यहां बहुत सारे ऐसे मेरे पास अनुभव है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर कारण पता चल गया ठीक कि इसका ये पर्टिकुलर कारण है और उस पर समाधान करने की संभावना है, तो बड़ी से बड़ी विकट डिसईज बिल्कुल करते हैं, उसको डिसीज बोलते हैं। हाँ। डिसईज और डिसऑर्डर ठीक हो सकती है। सिद्धू जी का दावा मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि खान पान से कैंसर आता है। आज के बहुत सर मैं लौटती हूँ आपके पास। आपने कहा कि उनका दावा सही है, उन्होंने कुछ और भी दावे किए, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी बताया है, स्टेज 4 भी उन्होंने बताई है, 40 दिन के अंदर वो ठीक हुई, ये भी बताई है। इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, अब आपको इंक्लूड करते हुए, आपको इनके दावों में कितनी सच्चाई और कितना सही लगता है? क्या वाकई ये पॉसिबल है? क्या केवल और केवल आयुर्वेद से इलाज हो सकता है, या फिर एलोपैथ आयुर्वेद दोनों मिलकर ही कैंसर को हरा सकते हैं? जी नवजोत, देखिए इन दिनों ये ट्रेंडिंग न्यूज, एक वायरल न्यूज
फैली है। कैंसर सर्जन होने के नाते मेरे पास कई फोन भी आते हैं इसके लिए। कोर्ट में देखिए, जब ओथ दिलाया जाता था, कहा जाता जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आंशिक रूप से जो सिद्धू जी ने कहा है वो कुछ चीजें फैक्ट हैं, जिसमें शुगर का दावा और ये क्या है कि शुगर कैंसर पेशेंट को ना दे तो रिलैप्स। लेकिन क्या पूरी सच इन्होंने बात बताई? सर्जरी हुई है इसकी बात नहीं कही, कीमोथेरेपी लगी इसकी बात नहीं कही है। आज तक मॉडर्न मेडिसिन कैंसर पे इतना रिसर्च करके भी कहता है कि सारा कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। तो जहां जो अच्छी चीजें होती है, रिसेंटली आप ही के साथ हमने प्रोग्राम किया था, रेस्वेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन। रेस्वेट्रॉल बेसिकली काले अंगूर से निकला, जब मॉडर्न मेडिसिन ने उसको साइंस के तहत प्रूव किया तो मान लिया गया। सिमिलरली आयुर्वेद को भी यही कहना चाहिए। सुश्रुत संहिता सुश्रुत साहब ने हजारों साल पहले लिखा, अर्बुद और ग्रंथि, कैंसर को अर्बुद कहा था, ग्रंथि बेनाइन ट्यूमर को कहा था। तो भी सुश्रुत संहिता में सर्जरी का उल्लेख है कि ऑपरेशन के लिए कैसे कैंसर सर्जरी करें। तो कैंसर सर्जरी जो आयुर्वेद के भीष्म पितामह है सुश्रुत, उनसे ऊपर तो भी आयुर्वेद हमारा है नहीं भारत में। तो ये इस तरह से ये एक सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरा क्या है कि जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो एक मान लिया जाता है कि हिंदू कल्चर, तो क्योंकि ये पॉलिटिशियंस भी हैं, तो एक हिंदू सेंटिमेंट को उठा के लाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने निकाला है। ऐसी चीजों के लिए साइंस हर समय कहता है आप पहले केस समरी डिटेल दें, पीयर रिव्यू, मतलब अमंग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर्स की स्टडी करें और ये रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब एक मरीज में इससे फायदा हो तो अनेकों मरीज में फायदा हो, जिसको हम कहते हैं सैंपल साइज, बड़ा सैंपल साइज तैयार हो, तब जाके विज्ञान इसको मानता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही है तो फिर तो इतने कैंसर अस्पताल, मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल सरकार को बंद करना चाहिए, सिद्धू जी से कहना चाहिए कि अस्पताल में इलाज कर दें। ठीक है, वही बात आपने कहा आधी अधूरी। देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हर बार सोशल मीडिया पर पहले भी इस बात का जिक्र करते आए हैं। उन्होंने अपनी वाइफ की सर्जरीज की भी बात की है, उनको कीमो लगी है इसकी भी बात की, बहुत सारे वीडियोस शेयर किए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हो सकता है इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आयुर्वेद पर फोकस किया है। अब एक बार जरा डॉक्टर अभिनव आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद डॉक्टर शरद आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अभिनव, आप क्या मानते हैं, क्या केवल आयुर्वेद से इलाज संभव है या फिर आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों की जुगलबंदी काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धू जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मैम, उनकी वाइफ कैंसर फ्री हो गई हैं, इस समय कैंसर से सारा जीत चुकी हैं। तो जैसे हमने सुना कि उन्होंने खुद ही बताया कि उन्होंने कीमोथेरेपी ली है, सर्जरी कराई है, रेडियोथेरेपी कराई है। तो सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज से तो नहीं हो सकता है कैंसर ट्रीट, क्योंकि कोई भी ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास कि सिर्फ आयुर्वेदिक से कैंसर कोई ठीक हो गया हो। डेफिनेटली उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, वो हेल्प करती है, पर कुछ चीजें जो उन्होंने बताई है वो ना कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे उन्होंने बोला है प्रोलॉन्ग फास्टिंग, शुगर एकदम बंद करना, कार्बोहाइड्रेट जीरो करना। तो कैंसर पेशेंट जब कीमोथेरेपी पे होते हैं तब उनको सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। बाकी न्यूट्रिएंट्स उन्होंने बोला ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। एंटी इन्फ्लेमेशन जो उन्होंने एडवाइस दी है वो एक डाइट प्लान बताया है, वो कैंसर का इलाज किसी भी तरीके से नहीं है। तो अगर पेशेंट जो मेन इलाज है कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी को छोड़ के उस पर फोकस करेंगे, तो सिद्धू जी को इस बात में क्लियर होना चाहिए था कि ये हमने एक्स्ट्रा चीजें फॉलो करी हैं। पर पेशेंट्स को अगर ये बोलेंगे कि आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करिए और इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये गलत है। इससे प्रोलॉन्ग फास्टिंग गुड अच्छी चीज है कैंसर पेशेंट के लिए कि नहीं? प्रोलॉन्ग फास्टिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स लीजिए आप, यानी डाइट प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ एक बार डॉक्टर शरद, अब आपके पास आते हुए, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर शरद आपका भी रहा है, ये बताइए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कितनी वहां पर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है आयुर्वेद की, खास तौर पे अगर हम कैंसर जैसी बीमारी की बात करें? देखिए, दो तीन चीजें हैं। मैं लीडिंग क्वेश्चन का एक जवाब आपको इस तरह से नहीं दूंगा। जो मेरे को लगता है कि एक तो सिद्धू जी क्योंकि बहुत ज्यादा वोकल हैं और आदत कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है। हिंदुस्तान में वैसे भी हम लोग दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करते हैं, और अगर इस तरह की बीमारी, इस तरह की कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी भी अनफॉर्चुनेटली फैमिली में किसी को भी हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी ज्ञानी, कितना भी सेलिब्रिटी हो,
आप यकीन जानिए वो हर तरह की पैथी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। जो उसे आके सलाह देता है वो उसे मान लेता है। बिल्कुल। तो एक बात हुई दिल की, जो हमारे यहाँ इंडिया में कॉमन है। अब हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड। मैं हमेशा कहता हूं IM में किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी जो पैथी है मॉडर्न मेडिसिन, ये एविडेंस बेस्ड है। हर चीज का जो हम इलाज करते हैं उस पर रिसर्च हुई है और उसका एविडेंस है कि किस तरह से हमने कितने पेशेंट्स पे ये ट्रीटमेंट दिया, उसका क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है अगर आयुर्वेद या कोई और पैथी ये क्लेम करती है कि हम सस्ते से सस्ते में इलाज कर देते हैं। इससे अच्छी चीज और दुनिया में क्या हो सकती है। बट अब हमारे यहाँ आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, उनको कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहिए। दे शुड डू सम रिसर्च। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो कैंसर आप खुद दिखा रहे हैं कि कितने लाखों पेशेंट कैंसर के हैं इंडिया में, केवल ब्रेस्ट कैंसर के, क्यों नहीं वो एक रिसर्च करते। देखिए ये हम लोग उसमें से नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करता कि हु इज सुपर, मैं सुप्रीमेसी या इस चीज में, हर एक की अपनी अपनी पैथी है। हम अपनी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद वाले भी हमारे भाई बंधु अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट किसी चीज को इस तरह से मिस इन्फॉर्म करना वो शायद, यानी डॉक्टर शरद आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर प्रमाण की कमी है अभी। आचार्य जी, आचार्य रामगोपाल इस पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों सवाल देखिए, डॉक्टर शरद ने भी सवाल उठाया है, डॉक्टर अंशुमन भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि विदाउट एलोपैथी आप नहीं कर सकते, और आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन के जिक्र मिलते हैं। इन दोनों बातों पर आपका सवाल जवाब। देखिए, जो डॉक्टर्स ने बोली है मैं इनकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, और हम सभी ने मिलकर ही आयुर्वेद को महत्व दिया है। और क्योंकि आयुर्वेद एक लंबे समय से पीछे दबा हुआ था, आज आयुर्वेद आज दुनिया के सामने अपना नेतृत्व ले रहा है। और हम सभी क्योंकि भारतीय हैं इसीलिए जानते हैं आयुर्वेद का महत्व क्या है, घरेलू दवाओं, घरेलू जो उपचार का महत्व क्या है। तो ये जो आपने बात बताई, जिस प्रकार की वो बात करें, तो आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा ये दम है, ताकत है। और रही बात जर्नल्स की, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि इसमें पब्लिश नहीं हुआ है या रिपोर्ट नहीं आई, अनुसंधान नहीं हुआ, तो यहाँ दो चीजें होती है, एक होता है एक्सपीरियंस और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। एलोपैथ जो है वो एक्सपेरिमेंट मतलब आधारित एक सब्जेक्ट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रूव किया उसको भी सामने रखा और जो नहीं आया वो भी सामने रखा। लेकिन भारत का ये जो आयुर्वेद है ये एक्सपीरियंशियल आयुर्वेद है। गुरु परंपरा, अनेक परंपराओं से हमारे अनेक ऋषियों ने अपना जो अनुभव किया वो सबके सामने रखा, और जो प्रमाणित रहा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो अप्रमाणित नहीं रहा। हाँ, आज क्योंकि आज विज्ञान का युग कहते हैं, बहुत सारी चीजें विज्ञान के पैरामीटर्स में नहीं आती हैं, कुछ चीजें विज्ञान के पैरामीटर्स में आती हैं जिन पर रिसर्च होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, लेकिन जो नहीं आती है वो भी एक्सेप्टेंस का कारण होना चाहिए। ठीक है सर, कैंसर के मामले में क्या कहेंगे? सिद्धू जी की बात रही जहां तक, तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये घरेलू नुस्खे भी शरीर के अंदर जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। और कोई भी चीज जो डिसबैलेंस को बैलेंस कर देगी वो निश्चित ही डिस ईज को ईज में बदल देगी, और बाद में उसको प्रमाण भी ऐसे मिलेगा। हाँ, लेकिन आचार्य जी, ये जितने भी नुस्खे उन्होंने बताए, देखिए सवाल यहाँ पर ये है, शुरुआत हमने यहीं से की थी, जितने नुस्खे उन्होंने बताए हैं, क्या कैंसर किसी को ना हो, स्टेज तक ना पहुंचे, ये तब काम आ सकते हैं? या फिर उन्होंने तो दावा ये किया है कि 4th स्टेज कैंसर था, 40 दिन तक उन्होंने इस तरीके से इलाज किया, इस तरीके से पूरा डाइट प्लान बनाया है और उसके बाद वो क्योर हो गई। क्या हम ये माने कि केवल आयुर्वेद ने ही काम किया और उसके अलावा किसी और थेरेपी ने काम नहीं किया? हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उन्होंने कीमोज भी करवाई है जिसका जिक्र बार बार उन्होंने अपनी हर सोशल मीडिया पोस्ट पर किया भी है, यानी एलोपैथ का इलाज बराबर चला है। हम सभी चिकित्सक भी इस बात को जानते हैं कि एक समय जाकर हम एलोपैथ के चिकित्सक भी कह देते हैं कि देखो हमने जो अपना प्रयास करना वो कर लिया, अब भगवान भरोसे आप जहां ले जाना है वहां ले जाइए और उसको करिए। कभी ऐसी सीमाएं आती हैं जो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब किसी व्यक्ति को अच्छा समाधान मिल जाता है। निस्संदेह एलोपैथ का इलाज उन्होंने कराया और वो खुद भी बोल रहे हैं हमने कीमो भी कराई, सर्जरी कराई, लेकिन वो वहां सक्सेस नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ये जो किया है इससे मुझे सक्सेस मिला है, ये उनकी अच्छी बात है कि अपने व्यक्तिगत अनुभव को उन्होंने सब तरफ शेयर किया है। और जो चीजें उन्होंने बताई हैं, आज दुनिया इस बात को मानने लगी है कि हल्दी का पेटेंट भारत की जगह पहले बाहर हुआ, क्योंकि इसके अंदर औषधीय गुण है, नीम के अंदर औषधीय गुण है, इसके अनुसंधान दुनिया के अंदर बहुत हो रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, एक सेकेंड जरा, डॉक्टर अंशुमन, देखिए आचार्य जी ये जो दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं दबे शब्दों में जो मैं समझ पा रही हूं और शायद आप भी वही समझ पा रहे हैं कि ये जुगलबंदी है,
ये आयुर्वेद और एलोपैथ की जुगलबंदी है। एलोपैथ ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद जो आपका एक्चुअल डाइट प्लान होना चाहिए वो शुद्ध देसी आयुर्वेदिक डाइट पर गए, जिसने काम किया और उनकी पत्नी ठीक हो गई। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहले एक चीज क्लियर करते चलें, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई है। बिल्कुल लड़ाई नहीं। मैं हर समय कहता हूं, इसीलिए सर मैंने जुगलबंदी शब्द का इस्तेमाल किया। जी, इस सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिसिंग है। हाँ। मॉडर्न मेडिसिन हमारा बाहर से आया है, एलोपैथ के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्धा यूनानी एंड नेचुरोपैथ। मैं हर समय कहता हूं, अगर 6 विधा मिलके इकट्ठे एक मरीज का, नॉट ओनली कैंसर, सबका इलाज करे तो आउटकम बेहतर होगा। लेकिन हर समय ये क्रिएट ऐसा किया जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन वाले आयुर्वेद के खिलाफ हैं, आयुर्वेद वाले मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया एग्जैक्टली की जुगलबंदी की जरूरत है। क्या जुगलबंदी की जरूरत है? हल्दी की बात इन्होंने कही, हल्दी का वर्णन है, लेकिन वर्ल्ड कब माना? जब उसका रिसर्च पेपर मेरा इंटरनेशनल पब्लिश हुआ है। P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण कैंसर होता है। हल्दी में जो उपलब्ध केमिकल है उसको रिवर्स कर देता है। तो इसका पब्लिश हुआ। 462 BC में हिपोक्रेट आया था, जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर जाने जाते हैं। वहां से लेके आज मॉडर्न मेडिसिन इतने कंट्री में स्प्रेड हो गया। आयुर्वेद 10,000 साल पुराना है। महर्षि धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन क्यों पॉपुलर नहीं हुआ? कि आयुर्वेद हर समय डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव नहीं कर रहा है, साइंस का रिप्रोड्यूसिबल नहीं कर रहा है। अगर सिद्धू वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे जो बिलीव करते हैं उसके लिए एविडेंस तो आप पेट स्कैन से ले रहे हैं ना कि कैंसर खत्म हुआ। तीसरी बात कि कैंसर पेट स्कैन भी 5 मिलीमीटर से बड़ा जब ट्यूमर होगा तभी वो दिखाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 0 कैंसर पेट स्कैन में या किसी जांच में दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉलोअप, अगर इनके केस को 2 साल 3 साल हम फॉलोअप करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल बड़ा होकर दूसरा कैंसर तो नहीं बना। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं और एस्टैब्लिश कैंसर के रोगी को एक चलिए इस पर एक आचार्य जी आपका जवाब जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शरद, देखिए आप एविडेंस की बात कर रहे थे, डॉक्टर अंशुमन भी उसी लाइन पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आचार्य जी ने यहां पर यह कहा है कि हम एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं। अब डॉक्टर अंशुमन ने जो ये बात कही है कि उस प्रमाण को वहां पर रखना चाहिए, आप भी प्रमाण की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। हम पिछले 1 दशक से देख रहे हैं, अब तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग आयुर्वेद की बहुत सारी पद्धतियों को अपना भी रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एलोपैथ पर भी चल रहा है काम, लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके रिजल्ट भी नजर आया और यही आचार्य जी बताना चाह रहे हैं। देखिए एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तो कुतर्क तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। साइंटिफिक डाटा, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हम दुनिया आगे ना बढ़े, पीछे जाए। हम कहेंगे एग्जाम मत लिखवाओ, खाली बस उसका मान लो वर्बल कि उसका सही है तो सही है, ये कोई लॉजिक हुआ? अगर हम किसी चीज को एविडेंस बेस्ड कोई प्रैक्टिस नहीं है, उसकी थीसिस नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं इसका एक्सपीरियंस है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब देश आजाद हुआ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल थी। 35 साल में ऑनर डेथ हो जाती थी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर है। ये ऐसे ही हो गई है क्या? ये हुई है क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे लोगों ने देखा। आप जो कह रहे हैं कैंसर के केस बढ़ गए हैं, केस बढ़ नहीं गए हैं, डायग्नोसिस प्रॉपरली हो रहा है आजकल। पहले पता ही नहीं चलता था क्योंकि एविडेंस नहीं था। गांव में गए, दिखाया किसी को, मर गए, पता ही नहीं चला क्यों मरे थे। क्योंकि अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारे हिंदुस्तान में होने लगी है, इसलिए आपके पास ये रिकॉर्ड है कि कैंसर के इतने केस आ गए, हाइपरटेंशन के इतने केस आ गए। पहले मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन मैं फिर वही वाली बात कहूंगा जो अंशुमन ने भी कहा है और आयुर्वेद चार्य बैठे हैं कि ये कोई आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बहुत अच्छी विधि है, लेकिन आयुर्वेद ने ही आयुर्वेद का सत्यानाश करा है। क्यों नहीं हमारे देश में इतने सालों में आयुर्वेद के कॉलेजों की स्थिति अच्छी हुई? क्यों नहीं हमारे देश में आयुर्वेद के अंदर रिसर्च हो रही है? क्यों हमारे देश में आयुर्वेद की डिग्रियां ऐसी बांटी जा रही हैं बिना किसी रिसर्च के? क्यों हमारे आयुर्वेद के बच्चे जो BMS कर रहे हैं वो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं और आयुर्वेद की प्रैक्टिस ना करके एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं? ठीक है, ये तो एक नई बहस की तरफ हम चल रहे हैं, जहां पर आकर हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि एलोपैथ को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है और आयुर्वेद पीछे क्यों जा रहा है। बिल्कुल, लेट मी फिनिश। वाई आयुर्वेद के बच्चे हमारे जो कि सफिशिएंट है, कैपेबल हैं, क्यों वो मजबूर हैं और एलोपैथिक में, हॉस्पिटल में एलोपैथिक मेडिसिन में काम कर रहे हैं? क्यों नहीं अपनी प्रैक्टिस को वो कर रहे हैं? तो प्लीज भ्रमित ना करें देश को। आयुर्वेद एलोपैथ की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन
जो ट्रीटमेंट एलोपैथ से हो रहा है एविडेंस बेस्ड है। ठीक है। आयुर्वेद को अपनी रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद बहुत अच्छी पैथी है, बट उसमें रिसर्च करें और स्टैब्लिश करें। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और आज चर्चा आयुर्वेद और एलोपैथ की जुगलबंदी पर। क्या इससे कैंसर को मात दी जा सकती है? देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और आयुर्वेदाचार्य भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर कोई अपनी बात यहां पर रख रहा है। आचार्य रामगोपाल, ब्रेक पर जाने से पहले जो डॉक्टर अंशुमन के सवाल थे और डॉक्टर शरद के दोनों के सवाल, दोनों ने इस बात पर फोकस किया है कि पहली बात तो प्रमाण की कहीं ना कहीं कमी रहती है, और दूसरी बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलजुल कर अगर साथ में बैठ के अगर एक जुगलबंदी से काम होता है तो जाहिर सी बात है कि कैंसर को मात दी जा सकती है, पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन प्रमाण की कमी। डॉक्टर आचार्य जी, आपका इस पर एक जवाब। जी देखिए, डॉक्टर शरद ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक श्लोक है कि जो कभी जिस प्रकार से समुद्र के अंदर पानी जाता है और आसमान से बूंदें गिरती हैं, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सभी प्रकार से जितनी भी बरसात होती है वो सब समुद्र की ओर जाती है, एक ही उद्देश्य होता है। ऐसे हम सभी का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति ठीक रहना चाहिए। एलोपैथ ले, आयुर्वेद ले, होम्योपैथ ले, सभी की सीमाएं हैं और सभी की अपनी विशेषताएं भी हैं। और जहां तक दूसरा प्रश्न दिया डॉक्टर साहब ने कि आखिर इतना एविडेंस और रिसर्च आयुर्वेद के पास क्यों नहीं है और पहले लोगों ने इस पर ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैं यहां एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम सारे देश में देखें तो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर छोटे छोटे अपने क्लिनिक या दुकानें तो लगा के बैठे हैं, पर बड़े हॉस्पिटल, बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सरकार स्थापित करती है, एम्स सरकार ने बनाए। अब जो बदलती परिस्थिति में सरकार ने इसके हॉस्पिटल्स बनाए हैं जहां मशीन होंगी महंगी महंगी। मैं छोटा सा आरोग्य पीठ में रहने वाला व्यक्ति कैसे बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आके रिसर्च करूंगा, कैसे मेरे जर्नल में जाएंगे? इसमें सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है और आज सरकार ने सपोर्ट किया। आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और अब रिसर्च भी हो रहे हैं और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद भी एविडेंस बेस्ड हो रहा है। ये हमारा अच्छा, और आने वाले दिनों में हम सभी इंटीग्रेटेड रूप में लोगों की चिकित्सा करेंगे, लोगों को लाभ देंगे, तो एलोपैथ भी महत्व रखेगी, आयुर्वेद भी महत्व रखेगा, होम्योपैथ भी रखेगी, और ये वेलनेस, न्यूरोथेरेपी, अर्धनारीश्वर चिकित्सा भी उसमें महत्व रखेगी, सभी महत्व रखेंगे। और ये अब बदल गया समय, क्योंकि पिछड़ गया था, इसीलिए इस पर रिसर्च और ये सारी चीजें नहीं हुई। और आपने जो एक बात बोली, ये बात मैं सहमत हूं कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए आया एक वैद्य को कि उसने पूरी पढ़ाई नहीं की, सर्टिफिकेट ले लिया और उसमें एलोपैथ की दवाई भी डाल के दे दी, क्योंकि उसको कहीं भी ऐसे रिसर्च बेस्ड चीजों को काम करने का मौका नहीं मिला। आज मिल रहा है। आने वाले 10 वर्षों में देश और दुनिया का नजारा बदल जाएगा। ये पिछले 8-10 वर्षों से ही ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है और अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद अल्टीमेटली बात पे कब तीनों पर जो सिद्धांत पर रखता है वैल्यू, जैसे मैंने शुरुआत में बोली थी डॉक्टर साहब, कि जैसे 3 चीजें हैं। एक है डिसईज, वो हजारों हो सकती हैं, लेकिन वो शरीर के जो सिस्टम हैं उनके डिसऑर्डर से आती है। कुछ अलग अलग सिस्टम, 11 सिस्टम है, उनके डिसऑर्डर से डिसईज आती है। लेकिन ये आई क्यों कि डिसबैलेंस हुआ। अभी तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद का भी रखा जा रहा है। अब थोड़े बहुत दिनों के बाद आचार्य जी मैं लौटती हूँ, आपके पास आती हूँ जरा। एक सवाल और है डॉक्टर अभिनव, आपके पास आते हुए, जिन 3 डिसऑर्डर, डिजीज, डिसबैलेंस की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो तमाम चीजें नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ के लिए की, अपनी पत्नी के लिए की, जिसमें उन्होंने कहा कि हल्दी का पानी हो गया या नीम के पत्ते हो गए, सर ये तो नॉर्मल सी कॉमन चीजें हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो ऑर्डिनरी, आप भी लोग कहीं ना कहीं इसको कहते हैं कि ये करना चाहिए। अगर आप एलोपैथ की दवाई ले रहे हैं तो आपका डाइट चार्ट, आपकी दिनचर्या इस तरीके से होनी चाहिए। क्या इन चीजों को अपना के कैंसर पर काबू पाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, या फिर अगर कहीं फैमिली हिस्ट्री है तो हमें ना हो जाए कैंसर, क्या हम इन चीजों को अपना के उसको रोक सकते हैं? तो मैम, उन्होंने जो बोला है कि इन चीजों से कैंसर पे काबू पाया जा सकता है, कैंसर पे काबू नहीं पाया जा सकता। ये जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें उन्होंने बताई हैं, हल्दी का पानी, नीम, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये हम खुद सपोर्ट करते हैं, हम खुद अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये लीजिए, ठीक है। बट अगर कोई बोले कि इससे कैंसर पे कंट्रोल हो सकता है, वो गलत है। अब आप सोचिए उनके एक स्टेटमेंट से कितने पेशेंट्स हैं जो हमें ना बिलीव करके, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जो वो बोलेंगे लोग बिलीव करेंगे। तो कुछ पेशेंट्स वो हमारा ट्रीटमेंट छोड़ के, या कैंसर का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो कि
फेज 3 डेटा, कम से कम जब 5-7 हजार पेशेंट्स पे वो डेटा, वो ड्रग सक्सेसफुल होती है, तब वो हम लिखते हैं। तो वो लेवल 3 एविडेंस को छोड़ के अगर वो हल्दी के पानी और नीम के पत्ते और फास्टिंग से सोचेंगे कि जब उनका कैंसर ठीक हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, तो आप सोच रहे हैं इससे कितना ज्यादा मिसकंसेप्शन पैदा होगा। वो अपना नॉर्मल कन्वेंशनल प्रूवन इलाज छोड़ के ये सब चीजें करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो सस्ता है। जो उन्होंने सिद्धू जी ने बोला कि इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें फ्री कर रखी है, कीमोथेरेपी भी इतनी महंगी नहीं है। बट अगर आप सोचोगे कि आप बेसिक इलाज को छोड़ के, जो कि कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी है, उसको छोड़ के अगर आप आयुर्वेदिक नुस्खों से ही पूरा कैंसर कंट्रोल करेंगे तो वो नहीं है। और मैं हूं, डॉक्टर अंशुमन है, डॉक्टर शरद है, सब ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद के पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो कैंसर को क्योर कर सकता है। डेफिनेटली वो सपोर्ट जरूर कर सकता है एलोपैथिक मेडिसिन में, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बड़ी बात है आचार्य जी, आप एक्सपीरियंस से नहीं कर सकते, ये तो बात सही है, ये बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी, लेकिन हम वहां तक ना पहुंचे उसके लिए हम कुछ नुस्खे अपना सकते हैं जो कि हमें हेल्दी रख सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा, हमेशा हमें अपडेट और अपग्रेड होते रहना चाहिए। हाँ, एक बार आचार्य जी का जवाब सुन लेते सर। हमें हमेशा अपडेट और अपग्रेड होते रहना चाहिए, और जो हुआ है उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि कभी हॉस्पिटल नहीं थे तो रिसर्च कैसे होती, एविडेंस कैसे आता। आज हॉस्पिटल्स भी हैं, रिसर्च भी है और एविडेंस भी है। हल्दी का एविडेंस बहुत तगड़ा है, और आज बड़ी तादाद में, जैसे हम आपसे बात करता हूं सर, नहीं, लेकिन मैं आचार्य जी, मैं सीधे से सवाल पूछूंगी। देखिए, एक सीधा सरल सा सवाल है सर, स्टेज 4 कैंसर था, क्या आयुर्वेद से वो ठीक हो सकता है या नहीं? या फिर हम इसको इस तरीके से समझें कि हम आयुर्वेद अपनाकर ऐसी स्टेज पर हम अगर ना पहुंचे, हम उसके लिए हमें आयुर्वेद हम अपना सकते हैं। यानी एक क्योरली, पूरी तरह से क्योर करने वाली मेडिसिन नहीं, उसके लिए हमें एलोपैथ के पास जाना होगा, लेकिन हम सही रहे, हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहा, उसके लिए हम आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। देखिए, यहां क्या है, आप एक चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते कि 100 पेशेंट को 100 के 100 आएंगे और 4th स्टेज के ठीक हो जाएंगे। सबकी अपनी अपनी कंडीशन, सभी के अपने अपने रूट कॉज होते हैं। अभी मैं यहां बात करूंगा, मेरी बात पूरी सुनना। अभी आयुर्वेद कहता है 5 कोष हैं शरीर के, 5 कोष में शरीर अभी विभाजित है ना, जिसके अंदर अन्नमय विज्ञान, अन्नमय कोष भी है, मनोमय कोष भी है, प्राणमय कोष भी है, विज्ञानमय और आनंदमय कोष भी है। अभी एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में विज्ञानमय और आनंदमय कोष की कोई व्याख्या नहीं है, प्राणमय और मनोमय कोष की व्याख्या नहीं है, केवल अन्नमय कोष की है। हमारे जो सभी मेरे साथी इस बात को जानते हैं। लेकिन जो कैंसर डेवलप होता है, कभी एक कोष में दिखाई शरीर पर देता है, अन्नमय कोष में, लेकिन उसके कारण मनोमय और विज्ञानमय कोष में भी हो सकते हैं। अगर मनोमय और विज्ञानमय कोष पर समाधान किया गया, देखिए, मैं मंत्र का चिकित्सक हूं, क्षमा करना, मैं मंत्र चिकित्सक भी हूं और भारत की पारंपरिक चिकित्सा, वेलनेस, न्यूरोथेरेपी का चिकित्सक भी हूं, आयुर्वेद का भी विद्वान हूं। तो इसमें मैंने अनुभव किया है, मंत्र से ठीक होते हैं। अब मंत्र मैं खुद मंत्र का चिकित्सक हूं, तो मंत्र से ठीक होते हैं। मेरे पिताजी मंत्र चिकित्सक थे, जिनसे मैंने सीखा, हजारों लोगों को ठीक होते हुए देखा, पर क्योंकि मशीन नहीं थी इसीलिए उसके प्रमाण नहीं थे। ठीक है, आज मशीन है तो प्रमाण है। तो ये नहीं कह सकते कि सारे ठीक हो जाएंगे 100%, पर ये कह सकते हैं कि स्टेज 4 का कैंसर भी, इससे भी शब्द प्रयोग किया है, डॉक्टर शरद, आचार्य जी, इससे हो सकता डॉक्टर शरद, हाँ जी क्योंकि ये एक नेशनल चैनल है, इस पे डिबेट हो रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पैथी एंड जो हमारे आरोग्य पीठ के संस्थापक जी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर कोई चीज एविडेंस बेस्ड नहीं है और हम उसका प्रचार कर रहे हैं, वो कल्पेबल क्राइम है। ड्रग रिमेडी एक्ट के अंदर अगर कोई भी चीज हम ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं जिसका एविडेंस नहीं है, उसके अंतर्गत आपको सजा हो सकती है, इसका प्रोविजन है। और अभी आपने देखा होगा आईएमए की पहल पे, अभी 8 महीने पहले, पिछले साल, एक बहुत बड़ी कंपनी को भी इसका जुर्माना, हर्जाना भुगतना पड़ा है। तो प्लीज, इस नेशनल चैनल पे हम उस चीज की वकालत नहीं कर सकते। नहीं सर, हम वकालत किसी की नहीं कर रहे। देखिए सर, यही समझने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड, वही मैं बता रहा हूँ, हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें जिस चीज का हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इसका इलाज मैं कर रहा हूं,
उसका जब तक एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं है हम उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, केवल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं करता आया हूं, ऐसा नहीं। एक बात मैं और कहूंगा, मुझे अलाउ कीजिए। हाँ। कि जैसा सर कह रहे हैं, बनारस का संस्कृत विद्यालय वो रेपुटेड आयुर्वेदिक कॉलेज है। अगर इनको पता होगा, आरोग्य पीठ के वो हैं, ये कह रहे हैं कि कॉलेज पहले नहीं थे। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज आयुर्वेद के हैं, लेकिन वहां पे रिसर्च नहीं होती थी, वहां काम नहीं होते, इसलिए ऐसा हुआ है। ये इसलिए नहीं कि पिछले 10-15 साल से कोई ज्यादा कॉलेज खुल गए, और 10-15 साल में भी आप बता दो कितने आयुर्वेद के डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। हम लोग आपस में एक दूसरे से ना लड़े, हम लोग मिलके एक काम करें और मरीज की जो आपने नहीं कहा, डॉक्टर शरद, यही कोशिश है। देखिए यहाँ पर हम किसी को आगे या पीछे नहीं, हम एक पेशेंट की बात कर रहे हैं, हम एक मरीज की बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था जुगलबंदी। डॉक्टर अंशुमन, देखिए बहस हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम कैंसर जैसी बीमारी की बात करते हैं, इसीलिए हमने अपने शो की शुरुआत भी उसी लाइन से की थी कि कैंसर शब्द ही एक ऐसा है कि सुनते ही आपके जहन में खौफ आ जाता है। और उसमें भी बहुत अच्छी बात डॉक्टर शरद ने भी कही है, तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कही है कि जहां कहीं से भी हमें इलाज मिलता है, हम कहते हैं कि बस हम फटाफट से उस इलाज की तरफ चले जाए, किसी तरीके से हम ठीक हो जाए। लेकिन यहां पर सर, एलोपैथ और आयुर्वेद, क्या हम आयुर्वेद को पूरी तरह से नकार सकते हैं? डॉक्टर अंशुमन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। मैं तो यहां तक बात कह रहा हूं कि 6 सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन जो इंडिया में है, 6 को इकट्ठा अंडर वन रूफ काम करना चाहिए, तब जाके इंडिया कहीं हेल्थ केयर में विश्व गुरु होने की बात सोच सकता है, अन्यथा नहीं। आयुर्वेद जो इस तरह से कुछ फॉल्स क्लेम होते हैं, जैसे गोबर गौमूत्र इस तरह का क्लेम कर देता है, जिसके कारण बदनामियां बढ़ी हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद के लिए ब्रिज कोर्स जब तैयार किया जाता है कि BAMS पास करके आयुर्वेद का वैद्य जो बना, 6 महीने ब्रिज कोर्स करा के एलोपैथी की प्रैक्टिस करो, तो उसमें जो आयुर्वेद के अपने को बितावा मान रहे हैं उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि ये क्यों आपकी पैरास्टामोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन लिखेगा, आयुर्वेद की मेडिसिन लिखे। तो आयुर्वेद की बदनामी इसलिए होती है। आयुर्वेद एलोपैथ सबको साथ में लिख के ये करना चाहिए। एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं तो आज तो मशीनें हमारे पास बहुत साल से हैं, तो मशीन से आप टेस्ट करें। और ये मैं ओपन चैलेंज कई लोगों को दे चुका हूं कि पहले जांच करें, जांच में 2 आर्म बनाए, एक जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा है अलॉन्ग विथ आयुर्वेद ऐड करें, दूसरे ग्रुप में सिर्फ आयुर्वेद से ही इलाज करें, और उसके बाद जांच करके दिखा दें कि कैंसर खत्म हो गया, तब इसको कहते हैं एविडेंस। तो इसकी व्यवस्था तो हमारे पास अब है, रिपोर्ट के आधार पर ही देख रहे हैं। अगर ये करेंगे तब पूरा विश्व मानेगा कि हाँ, यही जांच पेट स्कैन हम भी करते हैं, ये इलाज देते हैं, इसके बाद ठीक होता है, पेट स्कैन में डॉक्यूमेंट होता है। ये लैकिंग है, इसलिए उसको पर्सनल एक्सपीरियंस कह के या आयुर्वेद के नाम पे एक भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ना, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है, हम लोग अपने को धन्वंतरी चरक सुश्रुत का वंशज कहलाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। प्रैक्टिस का विधा हमारा जरूर एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन का है, लेकिन भारत का हर डॉक्टर अपने पूर्वज के रूप में सुश्रुत चरक धन्वंतरी को देखता है। तो ये लड़ाई बिल्कुल गुमराह करने वाली लड़ाई, इसमें दोनों पक्ष भिड़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। अल्टीमेटली हमारा एम, नवजोत आपने बिल्कुल सही बोला, एम क्या है हमारा? एम ये है पेशेंट को बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हम पहुंचा सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद की जो अच्छी चीजें हैं बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, तो हमारी अच्छी चीजें वो भी लें और एक साथ बैठ के काम करें, वाकई हम बहुत अच्छे समाधान पे पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है आचार्य जी, अब ये इसमें भी देखिए कोई दो राय नहीं, डॉक्टर अंशुमन की बात भी बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसी चीजें आ जाती और ये हमने देखा भी है। मैं कोट उसी बात का करूंगी, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 साल पहले जो कुछ भी हुआ हमने देखा, कुछ भ्रमित करने वाली चीजें हैं जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं होती, उस पर आकर कोई ओपनली मना भी नहीं करता है कि आप ये नहीं कीजिए या इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, और फिर आप लोग प्रमाण की बात करते हैं। अपने आप में कहीं ना कहीं क्लैरिटी और यूनिटी है ही नहीं कि हम किस ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है, जैसे डॉक्टर सर ने भी बोला और डॉक्टर अंशुमन की बात से मैं बहुत एकदम वो रखता हूं। देखिए कुछ लोग दोनों जगह पर मिल जाते हैं, दो नहीं सभी जगह मिल जाते हैं, जो अतिरेक का प्रयोग करते हैं, जितने कहने की जगह बहुत ज्यादा कहते हैं, लेकिन बिना एक दूसरे के पूरक हुए एक व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ करके 100% गारंटी हमें नहीं देनी चाहिए और देना नहीं चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं और हम अल्टीमेटली सभी तो वैद्य हैं, सभी तो चिकित्सक हैं और हमें दूसरे का आरोग्य देने वाले
तो मैं ही श्रेष्ठ हूं ये की जगह हम सब मिलकर उसको इलाज करें। अल्टीमेटली व्यक्ति नहीं सर, वो बात तो उन्होंने कह दी। मैं आयुर्वेद पे नहीं सर, वो बात तो उन्होंने कह दी। ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि जुगलबंदी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब हम आयुर्वेद की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी आ जाती है जो बहुत भ्रामक होती हैं, गुमराह करती कहीं ना कहीं लोगों को, और ये भरोसा नहीं पैदा कर पाती उतना। ये चीजों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक बात बोली और उसको जनरलाइज कह दिया ये सबको कर देगी, ये अगर व्यक्ति ये बोले कि भी मैंने ये एक्सपीरियंस पाया है, मेरे यहां मैंने ऐसा प्रयोग किया और ये मुझे अच्छा लगा है, तो इतना कहने से जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि भी सब उसको अगर पालन करना शुरू कर दें सारे कैंसर वाले मर जाएंगे, अगर यही डाइट लेना शुरू कर दी तो वो सब मर जाएंगे। नहीं, उनकी कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, उन्होंने जो भी कुछ दवाइयों के साथ इसको लिया और वो ठीक हो गए, हर व्यक्ति उसी पर तो वही बात तो आ रही है ना डॉक्टर साहब की, वहां पर रिसर्च की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अंशुमन जी, देखिए वैद्य जी से मैं साफ ही कहता हूं, कोविड के टाइम इतना बड़ा गुमराह करने के लिए एक पर्टिकुलर आदमी ने डिक्लेयर किया जो कि वैद्य नहीं है, तो पढ़े लिखे डिग्रीधारी वैद्य आके उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? मॉडर्न उसकी भी जरूरत है। डॉक्टर अंशुमन, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आखिरी एक कमेंट डॉक्टर अभिनव से। तो अभी आचार्य जी ने भी मान लिया। आचार्य जी, आपने कोई कैंसर पेशेंट ट्रीट किया है क्या? मेरा सवाल आपसे है। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डॉक्टर अभिनव आरोप प्रत्यारोप पर नहीं चाहिए। आप पहले इस बात को एग्री कर चुके हैं कि जुगलबंदी जरूरी है। यस, मैं आपकी उससे फोन पर बात करा सकता हूँ डॉक्टर साहब। जी, आचार्य जी उनको अपनी बात रखने दीजिए एक बार। हाँ, वक्त की कमी है। ठीक है आचार्य जी, मैं आपका नंबर ले लूंगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा ताकि मैं भी अपने कुछ पेशेंट्स आपके पास भेजूं। तो बात यही आती है एंड में कि चलिए, फ्रेम फ्रीज हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जुगलबंदी यानी एलोपैथ आयुर्वेद दोनों मिलकर इलाज कर सकते हैं। इसी पर हमारे तमाम खास मेहमान भी चर्चा कर रहे थे, अपने अपने विचार उन्होंने रखे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।